हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम बात करें डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? जैसे कि आप फेमिलियर हो इस वर्ड से कि जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ इम्प्योरिटीज ले लेते हैं, कुछ मेडिसिन ड्रग्स ले लेते हैं अपना स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए। ऐसे ही ये डोपिंग है, द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज टू द solids in small quantity, addition of impurity in solids to improve its properties, is called doping। कि सॉलिड्स में हम कुछ इम्प्योरिटीज डाल देते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज ए डोपिंग। अब हम डोपिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम डोपिंग करते हैं किसके अंदर? कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर। सबसे पहले आपके पास जो सॉलिड में ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोवलेंट टाइप सॉलिड्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लिया मैंने कोई ग्रुप 14 का एलिमेंट ले लिया, जैसे आपके पास है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस तरह का एलिमेंट ले लिया मैंने। तो सिलिकॉन आपको पता है कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ। नेटवर्क स्ट्रक्चर आगे फर्दर ये इसी तरह से आप बना सकते हैं कि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहां कंज्यूम हुआ, एक यहां कंज्यूम हुआ, एक यहां कंज्यूम हुआ और एक यहां पे कंज्यूम हुआ। चारों इलेक्ट्रॉन कंज्यूम है। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया कि इंप्योरिटी डाल दी, आइदर ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की। तो मान लिया कि हमने इसके अंदर ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी आप डाल देते हैं, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में आपको पता है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह। तो मान लिया इसके अंदर मैं गैलियम या इंडियम की इंप्योरिटी डाल रहा हूं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर जो मैं इसके अंदर इसकी इंप्योरिटी डालूंगा, मान लिया मैंने गैलियम की इंप्योरिटी डाल दी है, तो सिलिकॉन को किसने रिप्लेस कर दिया? गैलियम ने रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहां बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं इसको 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो यूज कर देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन क्योंकि अवेलेबल नहीं है इसके पास, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास? एक तरह का पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से होल बन जाएगा आपके पास, ये होल। अब इस होल बनने की वजह से तो जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो यहां से यहां ट्रेवल करेंगे, तो आपके पास यहां पे जो कंडक्टिविटी है उसमें थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम द सेमीकंडक्टर। और यहां पे जो कंडक्शन है, कंडक्शन का कारण क्या है आपके पास? कंडक्शन का कारण है ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से अगर जो हम सिलिकॉन का ही लैटिस लेते हैं, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ले लिया आपने और इसके अंदर ग्रुप नंबर 15 की इंप्योरिटी डाल दी। ग्रुप नंबर 15 कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। मान लिया कि मैंने इसके अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटी डाल दी, तो आर्सेनिक की इंप्योरिटी डालने से क्या हुआ? इसको हटा करके हम लिख देते हैं, मान लिया आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 में से 4 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिए, एक यहां पे दिया, यहां पे दिया, यहां पे दिया और एक यहां पे दिया। तो 5वां इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पे क्या है? फ्री पड़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो इस तरह से अगर जो सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटी डाल देते हैं, तब भी इसकी कंडक्टिविटी में क्या आ गई? इंप्रूवमेंट आ गई। पहले ये इंसुलेटर था, अब ये क्या बन चुका है? सेमीकंडक्टर बन चुका है। और इसकी जो कंडक्शन का कारण है वो है ये इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज,
इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये। तो इसकी वजह से इसमें क्या आ गई, कंडक्शन में इंप्रूवमेंट आ गई, सेमीकंडक्टर बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा है। और अगर जो हम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में हम डाल रहे हैं 15 की इंप्योरिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो कंडक्शन उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज की वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अब पहले हमने बात की थी कोवलेंट सॉलिड्स की, अब हम दूसरी बात करेंगे द इंप्योरिटी डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, जैसे कि हमारे पास ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है। ज्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो यहां पे आप अरेंज कर सकते हैं। Na पॉजिटिव हो गया, जैसे कि ये Cl नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब हम करते क्या है कि इसके अंदर कोई ऐसा आयन डाल देते हैं जिसकी जो वैलेंसी है वो सोडियम से डिफरेंट है, यानी कि उसकी वैलेंसी जनरली ज्यादा है किससे, सोडियम से। जैसे मान लो मैंने इसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, SrCl2 डाल दिया। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। अब आयन तो आपने एक डाला है तो एक को रिप्लेस करेगा, तो इस Na की जगह कौन आ जाएगा आपके पास, इस लैटिस साइड को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज आपके पास 2 पॉजिटिव आया है तो Na को हमें 2 को बाहर जाना पड़ेगा, तो ये साइड आपके पास क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन दी आयनिक सॉलिड्स। तो इसमें हमने कंडीशन क्या होती है कि जो आप गेस्ट आयन डालते हैं, ये आपका क्या हो गया, गेस्ट आयन, और जो जिसका लैटिस था यानी कि जो Na आपका है वो क्या है, होस्ट आयन। तो इसमें होस्ट आयन की जो वैलेंसी है गेस्ट आयन की, वो हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए, गेस्ट आयन, होस्ट आयन से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी, गेस्ट आयन की। जैसे यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव है, तो अगर जो हम 1 मोल स्ट्रोंशियम का ऐड करेंगे तो ये 2 मोल Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर लेगा, और 1 मोल क्योंकि यहां प्रेजेंट होगा तो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो कितनी रह जाएंगी, 1 मोल वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो जितने आप आयंस डालेंगे उतनी ही आपके पास क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अगर जो मैं इसके अंदर क्रोमियम क्लोराइड डाल देता तो क्रोमियम की जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +3 है, तो ये क्या करता, 3 Na को रिप्लेस करता। तो 3 Na को रिप्लेस करता, ऑक्यूपाई तो एक ही जगह करता ये, और रिप्लेस उसने कितने कर दिए, 3 कर दिए। तो अगर जो मान लिया कि मैं इसका 1 मोल डाल रहा हूं तो जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी वो कितनी होंगी, क्योंकि 3 को रिप्लेस किया उसने और 1 की जगह तो ये खुद आ गया, तो 2 और बच गई, यानी कि आपके पास जो वैकेंसीज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, आपके पास 2 मोल हो जाएगी। तो ये आपके पास डिफेक्ट हुआ किसके अंदर, आयनिक सॉलिड्स के अंदर। और एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि जैसे कि आप, जैसे AgCl का क्रिस्टल आपके पास है और उसमें आपने कैडमियम क्लोराइड की इंप्योरिटी डाल दी, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि Ag, आप Ag को क्या बोलोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज ए होस्ट आयन, होस्ट आयन। और कैडमियम यहां पे 2 पॉजिटिव की फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे आप, गेस्ट आयन। तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि गेस्ट आयन की जो वैलेंसी है वो होस्ट आयन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे इंप्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ द सॉलिड्स डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स की डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स, सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द आयंस। आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स वो क्या हैं, आयंस होते हैं आपके पास। जनरली अगर जो बॉन्ड बना होगा हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में और हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में, तो उस तरह का जो बॉन्ड होता है आपको पता है कि आयनिक होता है, तो उस तरह के जो सॉलिड्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, आयनिक सॉलिड्स। जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया आपके पास NaCl है,
तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, KCl है, अमोनियम नाइट्रेट कह सकते हैं आप, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह है। अब आयनिक सॉलिड्स में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बहुत हार्ड होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। इनमें से हम, क्योंकि ये टाइटली बाउंड हैं, तो इनमें से आप करंट पास नहीं कर सकते इफ दे आर इन दी सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर इसको हम एक्वा स्टेट में लेते हैं या आप इसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं, क्योंकि उस केस में आयंस फ्री हो जाते हैं, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिकल करंट को आप इसमें से पास कर सकते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके पास है वो क्या होते हैं, आपके पास आयंस होते हैं। जनरली आमतौर पे सॉलिड होंगे, नेचर में कैसे होंगे, ये ब्रिटल होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हों। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसकी भी आप बहुत अच्छी से पहचान कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें काम करेंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड काम कर रहा था, आयनिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था आयनिक सॉलिड्स में, जबकि इसमें जो अट्रैक्शन है वो किस तरह का है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो किस तरह का है। जैसे कि आप, हमारे पास कोई पोलर है, जैसे कि मेरे पास मान लो HCl है कोई सॉलिड, तो HCl और HCl क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह के जो पोलर सॉलिड्स आपके पास हैं उसमें किस तरह का अट्रैक्शन होगा, आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ऐसे सॉलिड्स जिसका हम डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि HCl है आपके पास, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया आपके पास, या आपके पास HCl हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। तो जिसका आप एक डिस्क्रीट जो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसका आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बकायदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसी तरह से अब आपके पास ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन और आयोडीन है आपके पास, आयोडीन और आयोडीन है। अब इसमें तो पोल नहीं बन रहे आपके पास, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह के होंगे आपके पास, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक मोमेंट के लिए यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस होगा और वो दूसरे को क्या कर देगा, उसमें भी डाइपोल को इंड्यूस कर देगा, तो दोनों में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ए वैन डर वाल फोर्सेस कह सकते हैं, या लंडन फोर्सेस बोलते हैं, इसके डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो इसमें कौन से फोर्सेस काम करेंगे आपके पास, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। फॉर अ टाइम बीइंग, किसी टाइम क्या होगा, ये इसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, और उस पोलैरिटी की वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा, उसमें भी पोलर वेक्टर इंड्यूस कर देगा, तो इससे इन दोनों में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए वैन डर वाल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की पहचान क्या है, जो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें हम बताएंगे, जो तीसरे टाइप का सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स। अब इसमें और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसमें जो आपके पास कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, या इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स भी कह देते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एंड और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। इनमें कौन सा फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके हैं वो क्या होते हैं, एटम्स हैं, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है,
कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। जनरली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क टाइप सॉलिड होते हैं ये। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट है आपके पास। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि क्या बनता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। या आपके पास डायमंड है, हेक्सागोनल लेयर बन गई यहां पे इस तरह से। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके पास हैं वो क्या हैं, एटम्स हैं। और एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, या आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, AlN, या सिलिकॉन कार्बाइड है जिसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। या आपके पास B2O3 है, B2O3 है। या आपके पास क्या है, SiO2 वगैरह है। तो इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर जो मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 की, जैसे आपके पास बोरोन एल्यूमिनियम आ गया आपके पास, ग्रुप नंबर 14 में चलूं मैं, कार्बन सिलिकॉन आ गया, 15 में चलूं नाइट्रोजन फास्फोरस आ गया, या आपके पास 16 में चलूं तो ऑक्सीजन सल्फर आ गया। अब जैसे इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना तो परफेक्टली आयनिक ही है, और ये पाई बॉन्ड ये बना नहीं सकते आसानी से क्योंकि इनका साइज क्या है आपके पास थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। जैसे इनकी कॉम्बिनेशन से कोई बॉन्ड बनेगा तो ये हमेशा किस तरह का बनेगा, सॉलिड। जैसे SiO2 बन गया आपके पास, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया आपके पास, या आपके पास B2O3 बन गया, सिलिकॉन कार्बाइड बन गया। इस तरह के जो सॉलिड्स होंगे वो हमेशा 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और इस तरह के जो सॉलिड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट सॉलिड। तो सारे एग्जांपल आप नोट कर रहे हैं, चाहे आपके पास कार्बन हो प्योर इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड और ग्रेफाइट, दैट इज ए कोवलेंट सॉलिड। इसी तरह से आपके पास SiO2 है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, या B2O3 है, इनकी कॉम्बिनेशन से बना आपके पास। तो इस तरह के जो सारे सॉलिड्स होंगे आपके पास वो किस तरह के होंगे, आपके पास कोवलेंट सॉलिड्स होंगे। उसके बाद जो चौथा आपके पास है, चौथे की पहचान करनी तो बहुत आसान है। तो चौथा आपके पास है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल आप समझते हैं, कर्नल क्या होता है कि जो मेटल आपके पास है, जो मेटल का कैटायन पार्ट है, जैसे आप कैल्शियम की मान लो बात करें हम, तो कैल्शियम या एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो 3 पॉजिटिव है वो हो गया इसका कर्नल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पता ही है कितने हैं इसके अंदर, 3 हैं। तो कर्नल्स में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी आप पहचान तो बड़ी इजीली कर सकते हैं सॉलिड्स की। सारे के सारे जो मेटल्स हो गए आपके पास उनमें सब में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और किस तरह के सॉलिड बोलेंगे उसको आप, मेटेलिक सॉलिड्स। ये जितनी भी एलॉयज हैं, एलॉयज भी क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स, तो उसमें भी किस तरह की बॉन्डिंग होगी आपके पास, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह के सॉलिड्स को आप क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स। तो हमारा जो मेन है यहाँ पे आपने ध्यान देना है किसको, कोवलेंट सॉलिड्स को। कोवलेंट सॉलिड्स की आप पहचान कैसे करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, कोवलेंट सॉलिड्स। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया आपके पास, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, B2O3 हो गया आपके पास, या फिर आपके पास SiO2 हो गया। तो इस तरह से इनकी कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सॉलिड्स बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए कोवलेंट सॉलिड्स। So that's all about the today's lecture. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Thanks.